अगली सुबह जैसे ही हुई तो पहाड़ी इलाकों में प्रातः 4 से 5 के बीच में सूर्योदय हो जाता है और पहाड़ की चोटियाँ जो है उस सूर्य की किरणों से सोने की तरह जगमगाने लगती है। तो सुबह हुई और हम टेंट से बाहर आए। टेंट से बाहर आकर देखा तो पूरा, जैसे बोल सकते पूरा फॉग, ऐसा इतना ज़्यादा फॉग कि एक एक पहाड़ ढक गया हो। जो आपको दिख रहा है वो आपको आसपास की थोड़ी सी घास फूस दिख रही है और आप खुद दिख रहे हो, जो आपके साथ है वो दिख रहा है, इतना फॉग। तो वो फॉग का आनंद लिया हमने। जैसे जैसे सूरज ऊपर आते गया पहाड़ की चोटियाँ दिखने लगी और धीरे धीरे हमें उन किरणों से ये दिखने लगा कि कैसे सुबह एक, जो बोल सकते हैं हम, एक देवत्व के अनुभव वाली जो जगह है वहाँ की प्रातः कैसे होती, ये हमने एक्सपीरियंस किया। तो सुबह हुई और हमने चाय वगैरह पी और पुष्कर और ये लोग तो बहुत सुबह उठ जाते हैं और उनके जितने भी साथी हैं। इसके पश्चात फिर ये तय हुआ कि पिताजी नीचे जाएंगे और पर वो जैसे एक फिल्मों में होता है ना, वैसा ही कि हम पिताजी बोले कि देखो अब मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ और तुम जाना अच्छे से करना। हम सब ने पैर पड़े पिताजी के। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में ऐसा हुआ कि वो नीचे जा रहे हैं और हम ऊपर आ रहे हैं और पिताजी के चेहरे पे एक मुस्कान थी, एक मंद मंद मुस्कुरा रहे थे वो, एक चेहरे पे खुशी झलक रही थी। ये अगर आपको लग रहा हो कि नीचे जाने की खुशी थी तो ऐसा नहीं था। वो इस बात की खुशी थी कि ये मुझे बाद में पता पड़ा, मैं आपको बताता हूँ, अभी बता देता हूँ कि पिताजी ने कहा था कि अगर मैं वहाँ तक नहीं आता तो तुम लोग भी आगे नहीं जाते, तुम लोग बद्रीनाथ से ही नहीं निकलते, क्योंकि ये तय हुआ था कि जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा, ये बात तय हुई थी। अगर मैं वहाँ तक नहीं आता तो तुम लोग भी ऊपर नहीं जाते और यात्रा पूर्ण नहीं होती जिसके सपने तुम 1.5 साल से देख रहे थे। तो इसलिए पिताजी नीचे मंद मंद मुस्का के जाके वो अपना काम कर चुके थे। तो पिता, सही मायने में पिता क्यों पिता होते हैं, ये तब मुझे पता पड़ा कि हम इस पोजीशन में भी नहीं थे कि हम उनको बोले कि पिताजी आप हमारे साथ चलिए, और इस पोजीशन में भी नहीं थे कि हम उनको लेके वापस नीचे छोड़ के फिर वापस आए। तो ये अनुभव के बोल थे और उन्होंने बोला मैं बिल्कुल, तुम निश्चिंत रहो, मैं बिल्कुल सही तरीके से पहुंच जाऊंगा और ये है ना मेरा ध्यान रखने के लिए, मैं सब चीज़ ठीक कर दूँगा। तो पिताजी को नमस्कार करके हम पीछे हुए और मैं पीछे से देखते जा रहा था। जब तक पिताजी दिखते जा रहे थे मैं उनको देखते जा रहा था। भले से मुझे पता था कि ये लोग सब आगे निकल रहे हैं, महंत बालक दास जी, मेरे गुरु महाराज, बेटा और बाकी सब। मैं अकेला था वहाँ पे और इतनी बड़ी बड़ी घास थी, यानी कमर तक की घास थी, उसके बीच में से हम जा रहे थे और रास्ता बनाते हुए ये लोग आगे जा रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। दूर तक मुझे आज भी वह दृश्य, अभी भी आंखें बंद करता हूँ तो वो दृश्य दिखता है मुझे कि मैं आखिरी बार देख रहा था पिताजी को और इधर मुड़ रहा था। मन में यही था कि ये हम जैसे मराठी में बोलते कि सुख रूप घर पे पहुँच जाए। घर है ना हमारा बद्रीनाथ ही था, कि घर पे सही तरीके से पहुँच जाए। पर अब एक ये समस्या थी कि जहाँ पे हम रुके थे इसके आगे जैसे जाते यहाँ से मोबाइल के सिग्नल तो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक आने ही नहीं वाले थे। तो हमें बहुत ये लगा कि अब ये नीचे पहुंच भी जाएंगे तो भी हमको पता कैसे पड़ेगा ये पहुंच गए नीचे, क्योंकि हम तो इस बात पे थे कि चलो नीचे पहुंच के वो जो सबसे बड़े पोर्टर साथी थे हमारे कि वो फ़ोन कर देंगे कि भाई हम पहुंच गए धर्मशाला में या जहाँ हम रुके थे। तो वैसा होने नहीं वाला। तो एक बैक ऑफ द माइंड टेंशन तो साथ में पूरी यात्रा में रहने ही वाला था मेरे, कि नहीं पापा पहुँचे नहीं पहुँचे, क्या है क्या नहीं। खैर इन सबको बुला के गुरु महाराज ने हमें शक्ति दी कि चलो आगे चलो, बहुत पीछे हो गए तुम, बहुत पीछे हो गए। अगले दिन की यात्रा जैसे ही शुरू हुई तो हमें शुरुआत में ही एक ढलान का सामना करना पड़ा। वो ढलान ऐसी थी कि चारों तरफ घास और छोटी सी एक पगडंडी बनी हुई थी और वो ढलान को हमें पार करना है। और उसके ही आगे जैसे ही आप पहुँचोगे तो अलकनंदा के किनारे, इतने किनारे पहुंच जाओगे कि आप अलकनंदा को छू सकते हो। लेकिन वो किनारा साधारण रास्ते जैसा किनारा नहीं था। उस किनारे पर बहुत सारे पत्थर थे और उन पत्थरों पर से ही चलकर आगे बढ़ना था। तो हमने वो ढलान को पार किया और ढलान को पार करते ही सबसे पहले मुझे पापा ने बोला
कि अच्छा हुआ हमने दादाजी को नीचे भेज दिया। उसके बाद जो पथरीला रास्ता था, अब हमें बोला गया कि इसे थोड़ा सा ध्यान से पार करिएगा, क्योंकि ये पत्थर कोई पक्के लगे नहीं हुए हैं, ये पत्थर ढीले हैं। तो आप जिस पत्थर पे भी पैर रखें, इतनी ध्यान से पैर रखिएगा कि वो पत्थर ऐसा ना हो कि वो लुढ़क जाए और आप फिसल जाए और सीधे अलकनंदा में पहुंच जाए। तो उन्होंने बोला इसके लिए एक तरकीब है, आपको हमने जो लकड़ी दी है वो इसी काम के लिए दी है। सबसे पहले वो लकड़ी से पत्थर को हाथ लगाइए, पत्थर को मारिए, अगर वो पत्थर गिर जाएगा तो उस पत्थर पे पैर नहीं रखना है, दूसरी जगह ढूंढिए। ऐसे करते करते आपको आगे बढ़ना है। हमने जैसा पुष्कर जी ने बोला वैसा करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। काका ने बोला आराध्य हाथ पकड़ लो मेरा, पीछे पिताजी का भी तुम हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ पकड़ के ही आगे आना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, भागा दौड़ी नहीं करनी है। ऐसे ही हम वो पथरीला रास्ता पार करते हैं। वो पार करने के बाद बड़ी सी चट्टान पर बैठे, थोड़ी देर आराम किया, पानी पिया और उसके बाद पूछा कि अब आगे कौन सा रास्ता है। इसके बाद बहुत कठिन ट्रैक था, एक बहुत ऊंची चढ़ाई थी। अब ये ऊंची चढ़ाई देख के मेरे मन में आया कि मैंने खुद पे ही मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं चढ़ पाऊँगा क्या ऊपर, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई थी। इतनी खड़ी चढ़ाई मैंने आज तक कभी चढ़ी ही नहीं थी, इतनी खड़ी चढ़ाई थी। और साथ में डंडा था कि जिसके सहारे हमें चलना था। मेरे बेटे ने भी मुझे उत्साहवर्धन किया कि नहीं कोई बात नहीं, हम चलेंगे। पर यहीं से मेरी पूरी यात्रा में पीछे होना क्या कहते हैं, उसकी क्या स्थिति होती है, ये महसूस करना चालू कर दिया और पूरी यात्रा में इस प्रकार ही रहा। जैसे ही वो पथरीला रास्ता ख़त्म हुआ, हमने आराम किया। उसके बाद हमें पता चला कि अब यहाँ से जो है वो हमें पहाड़ के अंदर घुसना है। पहाड़ के अंदर घुसना है मतलब कोई गुफा नहीं थी, पर यहाँ से वो पहाड़ जो है एक तरीके से दो भागों में बट रहा है और वो जो दो भाग बट रहे हैं उनके बीच का जितना भी रास्ता हमें दिखे, ये नारायण पर्वत को छोड़ उस दूसरे पहाड़ पर हमें चढ़ना है। तो अब चढ़ाई फिर से शुरू हो गई। तो हमने कहा रास्ता कहाँ है? तुमने बोला बस यही रास्ता है। तो रास्ते को देखा तो बस कुछ नहीं, खड़ी चढ़ाई, ऐसी की ऐसी खड़ी चढ़ाई, फिर एक मोड़ और फिर खड़ी चढ़ाई। तो वो खड़ी चढ़ाई हमें चढ़नी थी। उन्होंने कहा कि अब ये चढ़ाई देखिए कि ये कठिन चढ़ाई है, और पुष्कर जी ने बोला कि ये चढ़ाई आपने कर ली ना तो आगे की यात्रा मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सब बिना किसी परेशानी के कर लोगे। तो पुष्कर जी ने जब ये बोला कि उन्हें अभी तक हम पे कॉन्फिडेंस नहीं आया है, तो हमने सोचा कि अरे आगे और क्या होने वाला है। तो मैंने पापा को बोला चलो चलते हैं, धीरे धीरे चढ़ेंगे, आप भी धीरे चढ़ना, मैं आपके साथ ही रहूँगा, चिंता मत करो। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और वो चढ़ाई शुरू हुई तो देखा कि वहाँ भी वही पत्थरों का जो फॉर्मूला बताया गया था, वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होना है। लकड़ी आगे रखो, मारो, दिखी जगह तो चलो। वैसी की वैसी वही हम चढ़ाई सीधे सीधे पार करते गए। पूरी चढ़ाई पार करते ही जो दूसरा पहाड़ है उस पर हम जैसे ही चढ़े तो पूरा आप मानिए जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक सिर्फ हरियाली और बड़ी बड़ी घास, समतल जमीन आ चुकी थी। बस अब सीधे सीधे चलना था। ये पहाड़ की एक तरीके से कह सकते बेस कैंप टाइप था। तो हमने वो जैसे ही दृश्य देखा तो आंखें ऐसी खुली की खुली रह गई कि आहा, ये तो बड़ा ही सुंदर दृश्य है। नीचे जो देखा था वो तो 1% भी नहीं था, क्योंकि सुबह का ही वक्त था तो फॉग पूरा गया ही नहीं था। तो आप देखिए एक तरीके से जैसे चित्रकार पेंटिंग करता है तो कैसे एक फॉग बनाता है, नीचे घास बनाता है, 2-4 फूल इधर 2-4 फूल उधर देता है। तो वैसे ही ऐसा लगा कि ये ईश्वर भी कितना अच्छा चित्रकार है, कितनी परफेक्टली उसने हर चीज़ बनाई। उसको हम निहारते रहे तो काका ने बोला कि अरे चलो निहारते ही रहोगे, आगे भी बढ़ना है, वैसे ही शेड्यूल से पीछे हैं। तो हमने कहा हाँ शेड्यूल से तो पीछे हैं, क्योंकि वो जो हॉल्ट हुआ था वो कायदे से देखा जाए तो नहीं था। पहला हॉल्ट जो होता है वो बाल पार्टी पर ही होता है और हमने उससे कई समय पहले हॉल्ट ले लिया था। तो पुष्कर जी ने बोला देखिए आज टारगेट है, कुछ भी करके बाल पार्टी पर पहुंचना ही है। वो नहीं पहुंचे तो आप सतोपन पहुंचने में एक और दिन लेट हो जाएंगे, और वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं। पता चला वहाँ पहुँचे और बारिश हो रही है, ना नहा पाए कुछ कर पाए।
तो आप जल्दी चलिए, थोड़ा निहारना, वापस आते समय निहारना। हमने बोला ठीक है भैया पुष्कर जी, आगे चलते हैं, चलिए बढ़ते हैं। तो फिर भी हमारे पास कुछ चॉकलेट गोली वगैरह थी, तो हम थकान ना इसलिए मैंगो गोली, पतंजलि के एनर्जी बार, ये सब खाते खाते आगे चल रहे थे। और धीरे धीरे जो हमने बांधा हुआ था पुष्कर जी को देते जा रहे थे। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती, हमारे आसपास का सामान भी पुष्कर जी के पास ट्रांसफ़र होता। अब ये जगह ऐसी थी कि जहाँ से आप अगर ध्यान से देखें तो वसुंधरा फॉल का एक क्लियर व्यू मिलता है। क्योंकि आप देखिए, जस्ट अपोजिट पर्वत पर वसुंधरा फॉल है, और आप जब वसुंधरा फॉल की ट्रैक भी करते और चढ़ते हैं तो आपको वसुंधरा फॉल का एक नीचे से व्यू मिलता है। ऊपर की चोटियाँ, कहाँ से वसुंधरा फॉल शुरू हो रही है, कैसी लहरें मिल रही है वसुंधरा की, वो नहीं दिखता। लेकिन अब ये पहाड़ इतनी ऊंचाई पे था कि हम वसुंधरा फॉल के पहाड़ की चोटी को देख सकते थे। तो हमें वसुंधरा फॉल की एक एक धारा किस चोटी से निकल रही है वो भी देखने का सौभाग्य मिल रहा था। तो उसके भी हमने फ़ोटो खींचे और आगे बढ़े। वसुंधरा फॉल पे हम पहले जा चुके थे दूसरी साइड में, और उस टाइम पूरी फैमिली के साथ वहाँ तक जा चुके थे। तब मन में लगा कि यार यहाँ तक तो पहले आ ही चुके हैं, बस इस साइड से आ रहे हैं, तो अभी तो यात्रा जिसको बोल सकते हैं अभी तो शुरू ही हुई। इसके पश्चात हम धीरे 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 करके आगे गए, तो एक ऐसा मैदानी इलाका आया जहाँ पे एक तरफ पहाड़ था और एक तरफ चलने के लिए ऐसी पगडंडी टाइप की थी। वहाँ गए तो अचानक हम सभी को एक अच्छी सी ऐसी सुगंध आना चालू की। हम सब ने क्या, अरे ये तो गूगल की सुगंध आ रही थी। मैं कहा हाँ, गूगल जैसी क्यों ये लग रही है? तो फिर महंत बालक दास जी ने कहा, भाई आप देवभूमि पे हो, हिमालय में हो, यहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार की चीज़ होना बहुत आम बात है। आप अगर पवित्र आत्मा है, अगर आप निश्चल भाव से यात्रा कर रहे हैं, आप प्रभु के प्रेम में रमे हुए हैं, और तब आपको इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार का जो अनुभव है वो आता ही है। हमें तो बड़ा ही बिरला अनुभव था। तो बोले आप लोग सही में अच्छी इससे यात्रा कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को भी इस प्रकार की सुगंध आ रही। मैं फिर भी पीछे ही था, ये सब लोग फिर आगे जाते जा रहे थे। और इसके पश्चात हम जो जाने वाले थे वो था लक्ष्मी वन वाला क्षेत्र। लक्ष्मी वन वाला क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं वो स्लांटिंग वे में लगे हुए हैं ना, पूरी पहाड़ी ऐसे, पूरी पहाड़ी में ऐसा आड़े की तरफ, जैसे हम मैदानी इलाके में कैसे देखते पेड़ एकदम पूरा हॉरिजॉन्टल दिखता है हमें, वैसा नहीं था। ये पहाड़ी एकदम ऐसी ढलान के ऊपर लगे हुए पेड़ थे। और यहाँ पे सामने अलकनंदा का उद्गम स्थल ऐसा कहा जाता है। अब लक्ष्मी वन आप मानिए अपने आप में एक अद्भुत जगह है, क्योंकि ये जो वन है ये भोजपत्र के पेड़ों का वन है। ये भोजपत्र के जो पेड़ है वो प्राचीन काल में इन्हीं के ऊपर जो भी चीज़ें लिखी जाती थी, पुराण वेद, ये सब भोजपत्र पर ही लिखे गए। तो ये पेड़ की जो डालियाँ हैं और जो पेड़ का टहनी का हिस्सा है, उन्हीं से ये पत्ते निकलते हैं, पत्र उसके छिलके निकलते हैं और उसी पर लिखा जाता है। और उसका आप मानिए पूरा वन आपको दिख जाए तो आपके कैसे रिएक्शन रहेंगे? आप अचंभित हो जाएंगे कि एक तो पहली बार कोई भोजपत्र देख रहा है और सीधे उसका जंगल ही देख रहा है। तो ऐसा था वो लक्ष्मी वन। तो लक्ष्मी वन में हमने बोला कि अब भले ही कितना भी लेट हो, कुछ भी हो, यहाँ तो रुकना बनता है भाई। हम वहाँ रुके, बैठे, और क्योंकि धूप बहुत अच्छी खिली हुई थी तो मौसम बड़ा सुहाना था, सब फ्रेश भी महसूस कर रहे थे। तो थोड़ी सी जगह ढूंढी, जगह ढूंढना अब कोई मुश्किल ना था। वहाँ पर हम बैठे और लेटे, थोड़ा सा खाया, आसपास के नज़ारे को निहारा, और प्रकृति को जो है वो देख के मन में बड़ा ही एक ऐसी खुशी महसूस हो रही थी जो आज तक नहीं करी थी। तो वो खुशी मैं बयां नहीं कर सकता। वहाँ पानी पिया और हमारे साथ जो सेव मिक्सचर लाए थे वो खाए, और फिर उठ के आगे बढ़े। आप देखिए कि हिमालय की जो प्रकृति है वो नीचे की ज़मीन से बड़ी अलग है। क्यों? तो एक तो पहली बात पहाड़ी इलाका जैसे आपको पता है, दूसरी बात वहाँ ऑक्सीजन कम है। लेकिन ऑक्सीजन कम है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ घास फूस नहीं, वहाँ है, लेकिन वहाँ जानवरों की जो इंसेक्ट्स बोलते हैं उनकी भी ऐसी प्रजातियाँ हैं जो कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं। तो वहाँ के जो मच्छर हैं वो थे, लेकिन ऐसे मच्छर जो काटते नहीं। अब ऐसे मच्छरों को आप क्या बोलेंगे? मच्छर ही बोलेंगे, क्योंकि दिखते तो मच्छर ही है। बड़े पैर हैं उनके, बस मकड़ी जैसे, लेकिन उड़ते हैं। तो
तो अब ऐसे इंसेक्ट अलग अलग दिखे तो आदमी को और अच्छा लगता है। कुछ ऐसे फूल भी अब वहाँ दिखे जो आप कह सकते हैं बद्रीनाथ जी को जो फूल चढ़ते हैं वो ऐसे हैं जो कम से कम 11 से 12 साल मुरझाते नहीं, और ये सारे फूल वहीं ऊपर के इलाके में मिलते हैं जो जिसे हम और आप ब्रह्म कमल बोलते हैं। और जब आपकी गैलरियों में उगाते हैं, जो आपकी ब्रह्म कमल उगा 3 बजे खिलता है, वो दरअसल असली ब्रह्म कमल नहीं है। ब्रह्म कमल जो है वो कम से कम 4000 फीट की ऊंचाई के ऊपर ही बर्फीले इलाकों पर ही उग सकता है। उसकी बायोलॉजी ऐसी है कि वो उसके नीचे के इलाकों में उग ही नहीं सकता। तो ये आपका एक मैं भ्रम भी ख़त्म करना चाहता हूँ। तो इसी तरह के अलग अलग फूल हमें दिख रहे थे जो हमने कभी भी ज़मीनी क्षेत्र में नहीं देखे थे। उन्हीं फूल को निहारते निहारते हम आगे बढ़ते गए। फिर हमें कहा गया कि अब दिन जो है वो ढलने में है और हमने हमारा टारगेट पूर्ण किया है। बालपाटी बस आधे घंटे की दूरी पे। संपूर्ण यात्रा में जब आप सतोपंथ की यात्रा करते हैं तो आपको जो यात्रीगण है बहुत ही रेयर होता है कि आपको कोई मिले। ये पहले से वहाँ से तय करके होता है कि कितने लोग जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। तो लक्ष्मीवन से बालपाटी के बीच में एक ऐसा रास्ता था कि जिसमें दोनों ओर पत्थर थे और ये थे। यहाँ से लेके बालपाटी तक की जो समय था ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं वैसे ही पीछे था। अब बहुत थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था क्या पता मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, या लक्ष्मीवन से थोड़ा सा आगे ही हमें फिर से टेंट लगाना पड़ेगा। पर मैदानी इलाका था, मैंने खुद को समझा कि जब इतना कर लिया, इतनी वो खड़ी चढ़ाई आपने पूरी कर दी है तो ये तो क्या बात है। तो यहाँ मन को मनाना चालू हुआ कि नहीं कर सकते हो आप। तन तो जो है वो जवाब दे रहा था कि नहीं अब नहीं चल पाएंगे, अब ये नहीं हो पाएगा, पर मन ने बोला कि नहीं कर सकते हो। जैसे तैसे करते हुए सबसे आखिरी में जब मैं वहाँ तक पहुँचा तब टेंट वेंट सब कुछ लग चुके थे वहाँ पे बालपाटी पे। आधा घंटा चलने के बाद करीब 3 साढ़े 3 बजे हम बालपाटी पहुँचे। बालपाटी में पुष्कर जी ने कहा गया कि नाउ द टारगेट इज़ अचीव्ड। हमने हमारा जो लक्ष्य है, निर्धारित लक्ष्य, वो पूर्ण किया है और हम यहीं टेंट लगाएंगे आज। सब ने फिर एक शांति की सांस ली कि हाँ अब जाके आराम करने मिलेगा। पुष्कर जी ने तत्काल 5 मिनट में जो टेंट है वो लगा दिया गया। टेंट ऐसी जगह लगाया था जहाँ एक पीछे गुफा बनी हुई थी। वो गुफा एक बाबा जी हैं जो आपको हमने बताया था नीचे मिले थे, जिन्होंने मौन व्रत धारण किया था। उनका भी हमने एपिसोड में कवर किया था। तो उन्हीं की वो बालपाटी वाली गुफा थी। वहीं पर वो खड़ेश्वरी जी जो है वो वहीं बैठे थे। तो अभी तो वो वहाँ नहीं थे, गुफा बंद थी, लॉक लगा हुआ था। लेकिन काका ने बताया कि जब तपस्या वगैरह करनी हो तो खड़ेश्वरी जी यहीं आते हैं। तो उन्होंने कहा यहीं टेंट लगाया जाए। टेंट लगाया वहाँ और अंदर जाके हम एक तरीके से कह सकते हैं कि निढाल होकर आधा घंटा सो गए। किसी चीज़ की सुध नहीं, बुध नहीं, कोई स्लीपिंग बैग नहीं, कुछ नहीं। एक दूसरे में गुत्थम गुत्था होकर सो गए जैसी जगह मिली। आधे घंटे बाद उठे तो 4 बजे 4 सवा 4 के करीब पुष्कर जी ने बोला चाय बनाई जाए, क्योंकि सूर्यास्त होने ही वाला था, लगभग हो ही चुका था। उन्होंने कहा मैं अपने डिनर की तैयारी करता हूँ, रात के खाने की तैयारी करता हूँ, चाय पीजिए। उन्होंने रात के खाने की तैयारी करी। हमने टेंट में बैठकर ही थोड़ा सा भजन गाए, सत्संग किया। गुरु महाराज से हमने कुछ आध्यात्मिक ज्ञान लिया। उन्होंने वहाँ के कुछ साधुओं के रहस्य बताए और ऐसे ही फिर हमारा रात का खाना आया। हमने रात का खाना खाया और सो गए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ